ज्योतिष विषय के विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। आज फिर मैं आपके साथ हूँ ज्योतिष से संबंधित कुछ चर्चा के लिए। ज्योतिष के एग्जिस्टिंग सूत्रों और सिद्धांतों पर कुछ थोड़ी सी और रोशनी डालने के लिए, और ज्योतिष के साथ एक और दोस्ताना व्यवहार स्थापित करने के लिए, साझा करने के लिए वो सभी विचार, वो सभी बातें, वो सभी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जो मुझे मेरे गुरुजनों द्वारा प्राप्त हुई। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा चर्चा करते हैं पूर्व की कही बातों पर। ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत, 10 बातें, 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, उनके परस्पर संबंध, सभी राशियाँ शुभ, सभी राशियाँ अशुभ, सभी ग्रह शुभ, सभी ग्रह अशुभ, योग शुभ या अशुभ। मूलतः सभी ग्रह तटस्थ होते हैं, सभी राशियां तटस्थ होती हैं, भाव शुभ या अशुभ होते हैं। इसलिए जैसे भी राशि, जैसे भी ग्रह जिस भाव में स्थापित होते हैं, उन्हीं के अंगों, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। उनके द्वारा प्रदत्त फलों में शुभता अधिक या शुभता कम, अशुभता अधिक या अशुभता कम भाव के संदर्भ में होते चले जाते हैं। 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और 2 इमेजिनरी पॉइंट्स राहु और केतु। 12 भाव आप अच्छे से जानते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। केंद्र के भाव 1, 5, 9, त्रिकोण के भाव 1, 5, 9 और केंद्र का भाव 1, 4, 7, 10। इनको प्रायः शुभ ही माना गया है। ये कुंडली के आधारभूत स्तंभ होते हैं, जिनमें नैसर्गिक रूप से स्थित शुभ ग्रह शुभ माने गए। 6, 8, 12 भाव को दुख का भाव माना गया है। 3, 6, 11 को पाप भाव माना गया। इन सभी भावों में ग्रह अपने बलाबल, अपने स्वभाव, अपनी अवस्थाओं, अपनी शुभ अशुभ स्थितियों जो डिफाइन की जाती हैं के आधार पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा को शो करते हैं, पर ऊर्जा के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सब जानते हैं आप। ग्रहों के कारकत्व आप बहुत अच्छे से जानते हैं, राशियों के स्वभाव कारकत्व बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी एक छोटा सा प्रयास करूंगा आपके समक्ष, जैसा सीख पाया आपके द्वारा। मेष राशि को समझने के लिए सबसे पहले हम इमेजिन करें, शुरुआत करें कहाँ से, उसके स्वामी से। मेष राशि का स्वामी मंगल। चिन्ह आता है मेढ़ा। मेढ़ा कैसा होता है? मेष राशि के व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए मंगल के कारकत्व और मेढ़े के कारकत्व को मिला दिया जाता है। जुझारू होता है प्राय व्यक्ति, झगड़ारू नहीं कहा जाता, जुझारू होता है, परिस्थितियों का सामना करने वाला होता है, आसानी से हार न स्वीकार करने वाला होता है, जिद करके नहीं अड़कर काम करने वाला होता है। इसी पर शुभ ग्रह का प्रभाव अर्थात गुरु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव,
चंद्र का प्रभाव व्यक्ति के इन्हीं गुण धर्मों में वृद्धि करते हैं और इन्हीं पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव, शत्रु ग्रहों का प्रभाव, पाप ग्रहों का प्रभाव इन्हीं गुण धर्मों में कमी करते हैं और अवगुणों में कुछ वृद्धि करते हैं। जिसे आज हम साहसिक कह रहे हैं, हो सकता है उसी को हम जिद्दी कहें, मूढ़ मगज कहें। अंतर है दोनों में, दोनों के लिए मंगल की उपयोगिता अनिवार्यता है। इसी तरह से किसी भी राशि को समझने के लिए हम उस राशि के चिन्ह पर जाएं, उस चिन्ह को समझें वह किस का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे विद्वजनों ने जो भी चिन्ह दिए हैं, संभवतः अपनी गहरी रिसर्च के बाद ही ये सब बातें स्पष्ट की होंगी। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं दी होगी उन्होंने, उनकी सोच तक जा पाना संभवतः बहुत मुश्किल काम है। जो विचारक, जो विद्यार्थी, जो विश्लेषक उनकी सोच तक पहुंच पाते हैं, वो ज्योतिष में बहुत ही श्रेष्ठ कर पाते हैं। उनकी तरंगों को पकड़ना, अपने आप को औरों से अलग कर देना है। इसीलिए अगर उन्होंने मेष राशि को प्रथम राशि कहा है, उसका स्वामी मंगल का है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेढ़े को समझा होगा, मंगल के प्रभावों को समझा होगा और उस पर जातक के प्रभावों को समझा होगा। कितनी रिसर्च की होगी, कैसे की होगी, ये बड़ा ही बहुत विस्तृत विषय हो जाएगा, इसलिए उस तक नहीं जाते हैं। फिर वृषभ राशि की हम बात करते हैं। वृषभ राशि यानी कि बैल, उसका सिंबल है स्वामी शुक्र। आप कभी बैल को गौर से देखिएगा, वाइट कलर होता है। वृष राशि के लोग कैसे होने चाहिए? कर्मठ होने चाहिए। बैल क्या होता है? कर्मठ होता है। बैल कभी आलसी नहीं होता है। उसको जैसी भी जिम्मेदारी दी जाती है वह उसको उतने ही डेडिकेशन के साथ निभाता है। और किसी जानवर को अगर हम गाड़ी में जोतते हैं, भैंसा हो गया, बैल हो गया, गधा जोता जाता है, घोड़ा जोता जाता है, और भी जोते जाते होंगे, लेकिन कभी विश्वास देखिए कि जब बैल को एक बार ट्रेंड कर दिया जाता है तो उसको फिर डंडी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भैंसा कितना भी ट्रेंड कर लो, उसको डंडी खानी ही खानी है। इसलिए ये समझें, वृष राशि, बैल, स्वामी शुक्र, बैल की सुंदरता के अनुरूप व्यक्ति में एक सुंदरता का पैरामीटर होगा। सरलता होगी, सहजता होगी, सौम्यता होगी। मैं सांड की बात नहीं कर रहा हूँ, सांड को गाड़ी में नहीं जोता जाता है। यहाँ पर तर्क वितर्क होना शुरू हो जाता है बैल और सांड को लेकर के कि दोनों के जो ओरिजिन्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन दोनों के ही गुणधर्म अलग होते हैं। एक स्वच्छंद है, एक कंट्रोल एनर्जी है, एक अनकंट्रोल एनर्जी है। बस इतने से ही हम लोग समझ सकते हैं। एक को बंदिश में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और एक बना ही बंदिश में रहने के लिए। दोनों की सोच अलग अलग होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसी प्रकार आप किसी भी राशि को समझने के लिए उस राशि के चिन्ह को पकड़ें, चिन्ह से जो प्रतिबिंबित होता है उसके स्वभाव को पकड़ें, तो आपको किसी भी व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व का अनुमान लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद उस राशि पर कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव डाल रहा है, कितना प्रभाव डाल रहा है, शुभ स्थान का स्वामी होकर के डाल रहा है या अशुभ स्थान का हो रहा है, तो वो भी हमारे व्यक्तित्व में प्रदर्शित होना शुरू हो जाता है। सूर्य के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। सूर्य तेजस्विता है, ओजस्विता है, स्वाभिमान है, सेल्फ स्टीम है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, पिता हैं, पिता तुल्य व्यक्ति हैं, उत्तम स्वास्थ्य है। तो अगर हम लगन की बात
करते हैं तो लगन में स्थित सूर्य व्यक्ति में ये नैसर्गिक गुण तो देता ही देता है। कितने देता है इसका पैरामीटर तब तय होता है जब सूर्य वहाँ का स्वामी होकर है या लगन में स्थित राशि के स्वामी का मित्र होकर के बैठा है या उसका शत्रु होकर के बैठा है। तीनों परिस्थितियों में सूर्य का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। वह स्वाभिमानी भी हो सकता है, अभिमानी भी हो सकता है। अपने घर में स्वाभिमान दिखाएगा, पीड़ित होकर अभिमान दिखाएगा, सीधी सी बात। लेकिन व्यक्तित्व में एक अलगपन जरूर होगा। एक नियम ये भी कहा गया विद्वानों द्वारा, लगन में स्थित सूर्य केशों में कमी लेकर के आता है। कहते हैं अक्सर जिस व्यक्ति के बाल हल्के होते हैं या सिर पर बाल कम होते हैं तो उसका सीधा सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके लगन में सूर्य देव विराजित हैं। अथवा कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है लगन से द्वितीय भाव के में सूर्य हो सकते हैं अथवा द्वादश भाव में भी सूर्य हो सकते हैं, जिनके कारण केशों में कमी आती है। ये बिल्कुल मूलभूत बात है। यदि हमारे समक्ष किसी व्यक्ति की लगन कुंडली है तो बिना उससे समय का अनुमान लिए हम प्रथम दृष्टया अपने मस्तिष्क में यह विचार कर सकते हैं कि या तो इनका सूर्य इस भाव में है या इस भाव में है या इस भाव में है। जब वो कुंडली सामने आती हैं तो आगे की बातें हम लोग फिर समझते चले जाते हैं। प्रत्येक भाव कुछ कहता है, प्रत्येक भाव के विचरने बिंदु हैं, प्रत्येक भाव अपने आप में अनेक जानकारियाँ समाहित किए हुए हैं। प्रत्येक भाव यानी कि प्रत्येक कमरा, प्रत्येक भाव यानी कि प्रत्येक घर, प्रत्येक भाव यानी कि प्रत्येक घर, और उस भाव में कुछ कमरे हैं हर एक भाव में। तो सबसे पहले हम अपने जो उपयोगी सूत्र हैं विद्वानों द्वारा हमें दिए गए हैं, उस हर भाव को खोलने के लिए, उसमें लगे हुए ताले को खोलने के लिए उन सूत्रों के द्वारा एक की बनाते हैं, चाबी बनाते हैं, ताला खोलते हैं उसका। जिस भी भाव पर विचार करना होता है उसी भाव के लिए चाबी बनाई जाती है और फिर उस चाबी को खोल करके उस भाव पर विचार किया जाता है। सूक्ष्म विचार करने के लिए हर एक भाव में कुछ कमरे भी होते हैं, फिर उनके लिए भी चाबियां होती हैं, उनकी भी चाबी बनाई जाती है। 12 भाव हो गए, 12 राशियां हो गई, 9 ग्रह हो गए, हमारे 27 नक्षत्र भी हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाग्नि, उत्तर फाग्नि, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। कुल मिलाकर विवेचना हेतु 27 नक्षत्रों का विचार किया जाता है। इन 27 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है, जिसका क्रम इस प्रकार होता है: केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। हर एक ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है, इसलिए कुल 27 ग्रहों के 27 नक्षत्रों के स्वामी ग्रह 9 ग्रह होते हैं। जब हम नक्षत्रों पर विचार करेंगे तो जिस तरह से राशियों को देखकर, समझकर, उनके सिंबल को जान करके हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुमान लगाते हैं, उसी प्रकार अपनी ही विवेचना को और गहराई तक ले जाने के लिए इसी सूत्र को आधार बनाकर नक्षत्रों के सिंबल्स और उनके स्वामी ग्रहों को समझ करके दोनों में तुलनात्मक विश्लेषण स्थापित करने के बाद हम अपनी विवेचना को रिफाइन करते हैं। नक्षत्रिक विवेचना आगे का विषय है। प्रथम दृष्टया हम राशि, ग्रह और भावों से विवेचना करते हैं तो एक
इमेज तैयार होनी शुरू हो जाती है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमने कहा ये लाल रंग है, ह्यू इज रेड कलर, प्रथम दृष्टया दिखाई दे गया, लेकिन अब डार्क रेड है या लाइट रेड है या बैलेंस रेड है, ये बैलेंस बनाना हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हमें उस रेड में झलक कैसी दिख रही है। सबका अपना अपना पैरामीटर है। लाल सभी कहेंगे, उस लाल की इंटेंसिटी को हम अपनी अपनी समझ से मापते हैं। किसी भी भाव में किसी भी एक ग्रह की स्थिति होने से एक सामान्य विवेचना होती ही होती है। सभी जन अपने अपने विवेक के अनुसार उस कॉमन विवेचना को कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। वो कॉमन है, सिर्फ भाव, ग्रह, राशि और कारकत्व, इनके आधार पर। और इसमें विवेचना के लिए जो सबसे अहम दो चीज़ और जुड़ जाती हैं, ये तो वो हैं जो आपने ज्योतिषीय पुस्तकों के द्वारा जानकारी लेकर के पाया, गुरुजनों से सुना। इसमें एड ऑन दो चीज़ें जरूर करनी पड़ती हैं कि आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा है जीवन को लेकर के, और आपका अपना विवेक कितना जागृत हो चुका है, परिष्कृत हो चुका है, आपकी अपनी सोल कितनी प्योरीफाइड है। हम सभी के लिए ये एक अलग अलग पैरामीटर हो सकता है, विषय एक ही है। जितनी स्वच्छ निर्मल सरल होते हैं हम, उतना ही स्वच्छ निर्मल सरल होता है विवेचन। आपको जितना भी हो आता है, जितना भी आप समझते हैं, आप 2 लाइन बोलिए, लेकिन कि ये मेरी विवेचना है, मैं इस पर तटस्थ हूँ, मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। ये ना सोचिए कि एक जन 10 लाइनें बोल रहे हैं, एक जन 20 लाइनें। अरे आपको 2 लाइनें पता है ना, बिल्कुल ठोक बजा करके 10 पर नहीं जाएंगे। जिसने 10 लाइनें बोली हैं उन्होंने मेहनत की होगी, उन्होंने समय दिया होगा, उनका अनुभव आपसे अच्छा हो सकता है। उनकी जीवन में जो ज्योतिष को लेकर के या इस विषय को लेकर के जो लगनशीलता है से ज़्यादा हो सकती है। आप ये ना सोचिए कि वो आपसे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, आप भी कर सकते हैं। बस वो चीज़ जब आप में अंदर डेवलप होती है तो आप भी 10 लाइनें बोलेंगे, 10 अच्छी होंगी, 10 की 10 सही होंगी। समय लगता है। जितना समय आप ज्योतिष के साथ गुजारते हैं, उतना ही ज्योतिष आपका होता चला जाता है और आप ज्योतिष के होते जाते हैं। म्यूचुअल संबंध होता है प्रत्येक शिक्षा का, एक तरफा संबंध कभी नहीं होता है। इस तरह से आप किसी भी भाव में किसी भी राशि को स्थापित करने के बाद लगनानुसार उसके कारकत्व को समझकर उस भाव संबंधी फलों का विवेचन कर सकते हैं। सिर्फ विवेचन कीजिए, अभी ये ना समझिए कि कितना ज़्यादा कितना कम, वो अनुभव पे आएगा। उसके लिए कोई थर्मामीटर नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है, वो आपके विवेक जनित चीज़ें हैं। लेकिन किसी भाव में एक ग्रह बैठा है, प्लेस्ड है, दृष्टि दे रहा है, वो कुछ बातें देगा ही देगा। मूलभूत, बिल्कुल मूलभूत लगन कोई भी है, कोई भी लगन है, तो कुछ बातें सामान्यतः एकदम विचार करना शुरू कर दें। किसी भी कुंडली का विचार हमेशा लगन से ही करें। जातक कुछ भी कह रहा है, आप ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि वो जातक अगर आपके समक्ष हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं। आप उन्हें गलत ना कहिएगा। पहले अपने अनुभव की कसौटी पर, अपने ज्ञान की कसौटी पर उस कुंडली को जांचिए। हमेशा विचार पहले ही भाव से कीजिएगा। प्रथम भाव, एकय साधे सब सदे, विद्वानों का कहना है। आपने लगन को साधा, सब कुछ सज जाएगा। आपने लगन कुंडली को साधा, बाकी सब कुंडलियाँ, डिविजनल चार्ट सब सज जाएंगे। एकय साधे सब सधे, लगन को साधिए, लग्नेश को साधिए, सब सजता चला जाएगा।
शुरू कीजिएगा लगन से। लगन यानी कि व्यक्ति, यानी देह, यानी कि पर्सनैलिटी, शारीरिक संरचना। बिल्कुल सामान्य बात है, एक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसकी पर्सनैलिटी पर या तो माता का प्रभाव होता है या पिता का प्रभाव अधिक होता है। हमारे यहाँ ये माना गया है, एक सोच है, ये 100% ही नहीं कि अक्सर मेल चाइल्ड पिता पर या फीमेल चाइल्ड माता पर, या फर्स्ट चाइल्ड फादर पर, सेकंड चाइल्ड मदर पर, ये माना जाता है। ये सहज ज्ञान से हमारे समाज में हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने ऐसी बातें अपनी सहज ज्ञान से समझी हुई हैं। उन्होंने शायद ज्योतिष नहीं पढ़ा है, और कभी कभी ऐसा लगता भी है उन्होंने सही कहा है, क्योंकि यह उनके अनुभव जनित ज्ञान था, उनका ज्योतिष गणित ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर भी इसको और रिफाइन करते हुए हम ऐसे समझ सकते हैं, लगन का संबंध चतुर्थ भाव, चतुर्थेश अथवा चंद्रमा से होता है, तो प्रथम दृष्टया हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के शारीरिक संरचना पर, चेहरे पर माता का प्रभाव अधिक होगा। लगन भाव लग्नेश का नवम भाव नवमेश और सूर्य से संबंध होता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रथम दृष्टया अपने पिता के जैसा दिखता होना चाहिए। किसी का तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, और जब दोनों का एक साथ बनता है, सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ सकते हैं, लग्नेश चतुर्थ भाव में हो सकता है, नवमेश चतुर्थ भाव में हो सकता है। तो इन दोनों में से यदि चतुर्थ भाव का स्वामी अधिक बली है, हर्षित है, मुदित अवस्था में है, उच्च है, तो उसमें माता की झलक बढ़ जाएगी, और नवम भाव से संबंधित समान बात है तो पिता से संबंधित झलक बढ़ जाएगी। यही जातक की कुंडली पर नियम होता है, यही जातिका की कुंडली पर होता है। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक बात बनी हुई है कि बेटा अक्सर पिता पर ही जाता है, पर्सनैलिटी को लेकर के बेटी माता पर जाती है, ये एक सहज मनोवृत्ति है हमारी। लेकिन जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने सराउंडिंग ध्यान देंगे, तो आप समझेंगे कि ऐसा 100% नहीं है। पहले बच्चे का जन्म हुआ, पिता के जैसा पर्सोना हो सकता है, लड़की का जन्म हो सकता है, एटीट्यूड में फादर वाला व्यवहार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। थोड़ा बारीकी से देखिएगा, अपने सराउंडिंग में देखिएगा, आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा, बिना कुंडली देखे। देखो ये बच्चा या ये व्यक्ति अपने पिताजी के जैसा लगता है, झलक आ रही है, तो कहीं ना कहीं लगन पर नवम भाव नवमेश और सूर्य लग जाए, माता की झलक आ रही है। अक्सर महिलाएं लड़की में माँ की झलक ढूंढती हैं और पुरुष लड़के में पिता की झलक ढूंढते हैं। समझिएगा, ये केवल हमारी मनोस्थिति है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि पोते में दादा की भी झलक देखी जाती है। कोई ना कोई ग्रह का कॉम्बिनेशन होता है, राहु केतु लगन वगैरह, जो भी समझिए आप, दादा नाना की झलक देवते में नहीं आती, शायद ही। मेरा व्यक्तिगत ऐसा अनुभव कोई नहीं है, लेकिन ये जरूर है दादा की झलक पोते में जरूर देखी गई है। मामाओं की बहुत कम झलक देखी जाती है भांजों में, बहुत कम झलक। ताऊ चाचाओं की देखी जा सकती है। पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति, इसीलिए सबसे पहला आरंभ लगन से है। व्यक्ति की शारीरिक संरचना, दैहिक स्थिति, कद काठी,
चलना फिरना उसके परिवार में किससे मिलता जुलता है, उसी के अनुरूप ग्रह का व्यक्ति के लगन पर प्रभाव होना संभावित होता है। इसको किसी एक सूत्र में ना बांधिएगा, लेकिन आधार ये जरूर है, लगन लग्नेश, चतुर्थ भाव चतुर्थेश और चंद्रमा माता अथवा माता का परिवार। लगन लग्नेश, नवम भाव नवमेश और सूर्य पिता, पिता का परिवार। हमारे यहाँ विद्वजनों द्वारा दशम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है। आप वैसे ही चलिएगा जैसे आपको आपके शिक्षकों ने गाइड किया है। दोनों तरफ चलेंगे तो उलझ जाएंगे। नवम भाव को गुरु माना गया है, दशम भाव को पिता माना गया है, कहीं पर नवम को ही गुरु माना गया है, नवम को ही पिता माना गया है। आपके गुरुजन आपको जिस तरह से समझाए बैठे हैं, जैसे उन्होंने आपको गाइड किया है, आप उसी को आधार मानिएगा, क्योंकि किसी भी एक सूत्र के सहारे ही आगे बढ़ा जाता है। जो दशम भाव को कहते हैं उनकी बात भी सुन लीजिए, वो भी अपनी जगह सही हैं। जो नवम को कहते हैं वो भी अपनी जगह सही है। तर्क सबके अपने अपने हैं, आप उसी को फॉलो कीजिएगा जहाँ पर आपकी गणना सही बैठ जाए, जहाँ पर आपकी विवेचना सही बैठ जाए। सिर्फ कहने भर से न मानिएगा, करने के बाद स्वीकार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।